प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवनीश सिंह गौर, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, रोहन सिंह इंटर कॉलेज, लुकतरा, जनपद बांदा, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उप सह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उप सह संयोजन यौगिकों का वर्गीकरण, सूत्रीकरण तथा नामकरण भाग 3/5 का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान में हमारी चर्चा के बिंदु होंगे उप सह संयोजन यौगिकों का वर्गीकरण, उप सह संयोजन यौगिकों का सूत्रीकरण तथा उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण। इससे पूर्व के व्याख्यान में आप वर्नर के सिद्धांत, द्विक्लवण एवं उप सह संयोजन यौगिकों में अंतर तथा उप सह संयोजन यौगिकों से संबंधित शब्दावली की परिभाषाएं जैसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, समन्वय सत्ता, लिगैंड, उप सह संयोजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय मंडल आदि का अध्ययन कर चुके हैं। वर्नर सिद्धांत के अनुसार उप सह संयोजन यौगिकों में धातुएं कितनी प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं? 2 प्रकार की, प्राथमिक तथा द्वितीयक। केंद्रीय धातु परमाणु के उप सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े उदासीन अणु अथवा ऋण आयन क्या कहलाते हैं? लिगैंड कहलाते हैं। दंतुता के आधार पर लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक दंती, द्विदंती तथा बहुदंती लिगैंड। उप सह संयोजन यौगिकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? आज हम उप सह संयोजन यौगिकों के वर्गीकरण, सूत्रीकरण तथा नामकरण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उप सह संयोजन यौगिकों का वर्गीकरण। उप सह संयोजन यौगिकों का वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है, लिगैंड के आधार पर तथा केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या के आधार पर। लिगैंड के आधार पर उप सह संयोजन यौगिकों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला होमोलैप्टिक संकुल तथा दूसरे हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक संकुल ऐसे उप सह संयोजन यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक ही प्रकार का लिगैंड जुड़ा होता है, होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे K4FeCN6। इस यौगिक में केंद्रीय धातु कौन सी है? Fe। और इस केंद्रीय धातु से लिगैंड के रूप में साइनाइड आयन जुड़े हुए हैं। चूंकि यहां पर 6 साइनाइड आयन ही लिगैंड का कार्य कर रहे हैं, साइनाइड के अतिरिक्त अन्य कोई भी लिगैंड नहीं है, इसी कारण यह उप सह संयोजन यौगिक होमोलैप्टिक संकुल का उदाहरण होगा। इसी प्रकार CuNH3 4SO4, यहां पर भी केंद्रीय धातु कॉपर के साथ में केवल एमीन ही लिगैंड के रूप में जुड़ा हुआ है, इसी कारण यह भी कैसा संकुल है? होमोलैप्टिक संकुल है। हेट्रोलैप्टिक संकुल ऐसे उप सह संयोजन यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक से अधिक प्रकार के लिगैंड जुड़े होते हैं, हेट्रोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे COClNH3 5Cl2। इस यौगिक में केंद्रीय धातु कोबाल्ट के साथ में क्लोरिडो तथा एमीन 2 प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हैं, इसी कारण यह संकुल हेट्रोलैप्टिक संकुल का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार CrCO3NH3 इसमें भी केंद्रीय धातु क्रोमियम से 2 प्रकार के लिगैंड कार्बोनेट तथा एमीन जुड़े हुए हैं, इसी कारण यह संकुल भी हेट्रोलैप्टिक संकुल है। केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या के आधार पर उप सह संयोजन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला
एक केंद्रकीय संकुल तथा दूसरे बहुकेंद्रकीय संकुल। एक केंद्रकीय संकुल अर्थात ऐसे उप सहसंयोजन यौगिक जिनमें केवल एक ही केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो, एक केंद्रकीय या एक नाभिकीय संकुल कहलाता है। जैसे CONH3 होल 4 Cl2Cl, यहां केंद्रीय धातु कोबाल्ट है और कोबाल्ट का कितना परमाणु उपस्थित है? एक परमाणु। जब एक ही परमाणु उपस्थित है तो यह संकुल कैसा संकुल होगा? एक केंद्रकीय संकुल होगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप, CONH3 होल 6 Cl3, यहां पर भी केंद्रीय धातु के रूप में कोबाल्ट है और कोबाल्ट के परमाणुओं की संख्या एक है, अतः यह भी एक केंद्रकीय संकुल है। दूसरा है हमारा बहुकेंद्रकीय संकुल। बहुकेंद्रकीय यानी ऐसे उप सहसंयोजन यौगिक जिनमें समान या भिन्न प्रकार के, समान का अर्थ है कि एक ही धातु के या अलग अलग धातुओं के एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं, तब इस प्रकार के संकुल बहुकेंद्रकीय संकुल या बहुकेंद्रकीय उप सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है NH3 होल 5 CrOH CrNH3 होल 5 Br2, यहां केंद्रीय धातु क्रोमियम है और क्रोमियम के परमाणुओं की कितनी संख्या है? यहां एक और दो, अर्थात यहां दो परमाणु हैं, इसी कारण यह बहुकेंद्रकीय संकुल है। ठीक इसी प्रकार से अगला यौगिक है CONH3 होल 6 CrC2O4 होल थ्राइस, यहां पहले धन आयन में कोबाल्ट धातु परमाणु है जबकि दूसरे ऋण आयन में क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है, अर्थात यहां पर भी धातु परमाणुओं की संख्या 2 है, अतः यह बहुकेंद्रकीय संकुल है। ऐसे उप सहसंयोजन यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या एक होती है क्या कहलाते हैं? एक केंद्रकीय संकुल। किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक का अगर हमें सूत्र के रूप में निरूपण करना हो तो किस प्रकार से किया जाएगा? अब हम उप सहसंयोजन यौगिकों के सूत्रीकरण का अध्ययन करते हैं। उप सहसंयोजन यौगिकों का सूत्रीकरण रसायन विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय संस्था IUPAC के द्वारा दिए गए नियमों की सहायता से किया जाता है। IUPAC के नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम धन आयन का सूत्र लिखा जाता है, चाहे वह जटिल आयन हो अथवा प्रति आयन। इसके बाद ही ऋण आयन का सूत्र लिखते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में पोटेशियम धन आयन है इसलिए इसका सूत्र पहले, तथा फेरोसाइनाइड ऋण आयन है इसलिए इसका सूत्र बाद में लिखा गया। ठीक इसी प्रकार से CuNH3 होल 4 SO4 में CuNH3 होल 4 धन आयन है इसलिए इसका सूत्र पहले, तथा SO4 ऋण आयन है इसलिए इसका सूत्र बाद में लिखा गया। उप सहसंयोजन मंडल का सूत्र लिखने में सबसे पहले केंद्रीय धातु का संकेत उसके आवेश के साथ लिखा जाता है। जैसे टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इस भी आयन के नाम में कोई स्पेस दिखाई ना दे, सीधे नाम लिखा हुआ हो, वह जटिल आयन होता है और जो स्पेस दे करके लिखा जाता है वह प्रति आयन या सह आयन होता है। जैसे टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड में कोई भी स्पेस नहीं है। जब कोई भी स्पेस नहीं है तो यह दर्शाता है कि यह इसका जटिल आयन है। केंद्रीय धातु के अंत में छोटे कोष्ठक के अंदर रोमन अंकों में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी होती है। यहाँ किस धातु के नाम के अंत में रोमन अंक प्रयुक्त हुए हैं? कोबाल्ट के अंत में। अतः यहाँ कोबाल्ट क्या है? केंद्रीय धातु है और उस पर आवेश कितना है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है, अतः कोबाल्ट पर +3 आवेश पाया जाएगा। तो जटिल आयन के नाम लिखने में सबसे पहले हम कोबाल्ट +3 का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से
पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड में जटिल आयन में केंद्रीय धातु निकेल है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस यौगिक में +2 है, अर्थात इस पर +2 आवेश पाया जाएगा। अतः हमने Na+2 लिखा। केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंड के सूत्र या संकेतों को उनके आवेश के साथ अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। यदि लिगेंड हमारा बहुपरमाणुक है, अर्थात उसमें एक से अधिक तत्वों के परमाणु हैं, तब उसके सूत्र को छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड में केंद्रीय धातु कोबाल्ट के साथ लिगेंड के रूप में कौन जुड़ा हुआ है? एमीन तथा एक्वा। तो जब पहला अक्षर समान होता है तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम दूसरे अक्षर के द्वारा निर्धारित करते हैं। इसी कारण एमीन को पहले तथा एक्वा को बाद में लिखा जाएगा। और चूंकि ये दोनों ही उदासीन लिगेंड है, इसलिए इनके आवेश को अंकित नहीं करेंगे। एमीन की संख्या 4 है, इसलिए इसको छोटे कोष्ठक में बंद करने के बाद बाहर 4 लिखा गया, तथा एक्वा 2 है, इसलिए H2O के कोष्ठक के बाहर 2 लिखने पर जटिल आयन का सूत्र CO+3 NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस होगा। कि जो जटिल आयन का सूत्र प्राप्त होता है उसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं तथा जटिल आयन के कुल आवेश को बड़े कोष्ठक के बाहर, यानी इस कोष्ठक के बाहर दाईं ओर ऊपर की ओर लिख दिया जाता है। जैसे टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के जटिल आयन का सूत्र CO+3 NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस को जब हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और इस पर कुल आवेश कितना रह जाएगा? CO पर +3 आवेश था, NH3 H2O पर 0 आवेश होता है, तो 3 में 0 को जोड़ेंगे शेष 3 रह जाएगा। इसलिए बड़े कोष्ठक के बाहर इसके आवेश को दाईं ओर ऊपर की ओर लिख देते हैं और लिखने पर सूत्र प्राप्त हुआ हमको CO NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस +3 आयन। इसके बाद धन आयन के आवेश को ऋण आयन के द्वारा संतुलित किया जाता है। जैसे इस टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड में टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन धन आयन है, क्लोराइड ऋण आयन है, और जब हम इसको संतुलित करते हैं तो चूंकि धन आयन पर +3 आवेश है, इसी कारण हमें आवेश को समाप्त करने के लिए -3 आवेश की आवश्यकता है। इसी कारण क्लोराइड के कितने आयनों की आवश्यकता होगी? 3 आयनों की आवश्यकता होगी। इसके बाद धन आयन तथा ऋण आयन के सूत्रों को जोड़ने पर प्राप्त होने वाला सूत्र उपसह संयोजन यौगिक का सूत्र होता है। जैसे CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस +3 आयन और 3 क्लोराइड आयन, जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो इनके जोड़ने से CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस Cl3 प्राप्त होता है और यही इस यौगिक का IUPAC सूत्र है। अब हम एक केंद्रकीय उपसहसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखने को उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकेंड। इस यौगिक में सरल आयन चूंकि धन आयन है, चूंकि यहां पोटेशियम पहले है, अतः पोटेशियम इसका धन आयन है जिसका सूत्र K+ होगा। इसके बाद जटिल आयन जो कि टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकेंड है का सूत्र लिखने के लिए सर्वप्रथम केंद्रीय धातु का संकेत उसके आवेश के साथ लिखते हैं। अतः यहां जिंक का संकेत और उस पर उपस्थित आवेश Zn+2 लिखा जाएगा। केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंड के सूत्र को किस क्रम में लिखा जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। लेकिन इस यौगिक में लिगेंड के रूप में केवल
एक ही लिगेंड है हाइड्रोक्सीडो, अतः अंग्रेजी वर्णमाला की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोक्सीडो का संकेत OH होता है, अर्थात यह बहुपरमाणुक है, इसलिए इसके सूत्र को छोटे कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता -1 होता है, जिसको इसके संकेत के साथ में लिखा गया है। और हाइड्रोक्सीडो कितने हैं, उसके नाम के आगे टेट्रा लगा हुआ है। टेट्रा का तात्पर्य 4 से है, अतः इस पूरी स्पीशीज को छोटे कोष्ठक में बंद करने के पश्चात इसके बाहर 4 लिख दिया जाता है। इसके बाद अब हम इस जटिल आयन के सूत्र को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और इस आयन के कुल आवेश को कोष्ठक के बाहर दाईं ओर ऊपर की ओर लिख देते हैं। जैसे जब इस आयन के सूत्र को हम बड़े कोष्ठक में बंद करेंगे तो यहां पर कुल आवेश कितना होगा, -2 आवेश। उस -2 आवेश को हम बड़े कोष्ठक के बाहर दाईं ओर ऊपर की ओर लिख देते हैं। अब जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि जटिल आयन जो कि ऋण आयन है में -2 आवेश है तथा सरल आयन जो कि K+ आयन है इस पर +1 आवेश है, अतः दोनों आवेशों को संतुलित करने के लिए हमें 2 K+ आयन की आवश्यकता होगी। और जब इन दोनों सूत्रों को हम जोड़ते हैं तो इनके जोड़ने से हमें सूत्र प्राप्त होगा K2ZnOH4 और यही इस यौगिक का IUPAC सूत्र होगा। अब IUPAC सूत्र से यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं, इन नामों का निर्धारण भी IUPAC द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले हम आयनों का नामकरण करते हैं, तो धन आयन का नाम पहले तथा ऋण आयन का नाम बाद में लिखा जाएगा। जैसे K3Cr2O4 होल थ्राइस में पोटेशियम पहले लिखा हुआ है, अतः यह धन आयन है, और Cr2O4 होल थ्राइस बाद में लिखा हुआ है, अतः यह ऋण आयन है। इस यौगिक का जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो पोटेशियम का नाम पहले तथा इस जटिल आयन का नाम बाद में लिखा गया और यौगिक का नाम है पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। इसी प्रकार CONH3 होल 5 CO3 Cl में CONH3 होल 5 CO3 धन आयन है, अतः इसका नाम पहले पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड तथा ऋण आयन क्लोराइड है, अतः इसका नाम बाद में लिखा गया। दूसरा नियम कहता है उप सह संयोजन मंडल का अर्थात जटिल आयन का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। जटिल आयन के नामकरण में सबसे पहले लिगेंड के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं तथा उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को उसके नाम के अंत में रोमन अंकों में छोटे कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि नामकरण में जो प्रक्रिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सूत्रीकरण की प्रक्रिया की ठीक विपरीत है। जब हम जटिल आयन का सूत्रीकरण करते हैं तो वहां केंद्रीय धातु को उसके आवेश के साथ सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद लिगेंड के सूत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। लिगेंड के नामों तथा केंद्रीय धातु के नाम में कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता। जैसे CONH3 होल 5 Cl +2 आयन में केंद्रीय धातु कौन सी है, कोबाल्ट, और इस केंद्रीय धातु से कितने प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, 2 प्रकार के लिगेंड। कौन कौन से, NH3 तथा Cl। NH3 का नाम एमीन तथा Cl का नाम क्लोरिडो होता है और अल्फाबेटिकली पहले किसका नाम आएगा, एमीन का नाम, क्यों, और क्लोरिडो का नाम बाद में आएगा क्यों। अब कितने एमीन है इसमें, 5 है, तो 5 को हम पेंटा कहते हैं तथा क्लोरिडो कितने हैं, 1 ही है, इसलिए उसकी संख्या को प्रदर्शित नहीं किया जाता। और जब हम इस संकुल आयन का नाम लिखेंगे तो नाम होगा पेंटा एमीन, जो कि 5 एमीन्स को प्रदर्शित कर रहा है, क्लोरिडो दूसरा लिगेंड, कोबाल्ट केंद्रीय धातु
तथा थर्ड कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है और इनके नामों में कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता। लिगेंड का नामकरण किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए 3 नियम है। सबसे पहला नियम यह कहता है कि ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में ई के स्थान पर ओ जोड़ देते हैं, यानी उनका साधारण नाम में जो ई लगा होता है उसको हटाकर ओ को जोड़ दिया जाता है। जैसे एसीटेट, एसीटेट में ई के स्थान पर ओ जोड़ेंगे तो एसीटेट एसीटेटो में परिवर्तित हो जाएगा। सल्फेट सल्फेटो में, थायोसाइनेट थायोसाइनेटो में, कार्बोनेट कार्बोनेटो में, फ्लोराइड फ्लोरिडो में, क्लोराइड क्लोरिडो में। इसी प्रकार जितने भी ऋण आयन होते हैं उन सभी में नाम में ई के स्थान पर ओ को जोड़ दिया जाता है। जो उदासीन तथा धनावेशित लिगेंड हैं उनके नाम परिवर्तित नहीं होते, जैसे C5H5N और IUPAC नाम भी पायरिडीन है। N2 डाइनाइट्रोजन, O2 डाइऑक्सीजन, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन है। N2H5 का IUPAC नाम हाइड्रोजीनियम, NO प्लस का IUPAC नाम नाइट्रोसोनियम। लेकिन कुछ उदासीन लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनके नाम परिवर्तित हो जाते हैं, ये अपवाद लिगेंड हैं। जैसे H2O का साधारण नाम वाटर होता है लेकिन IUPAC में इसे एक्वा लिखा जाता है। NH3 का नाम अमोनिया है लेकिन IUPAC में इसका नाम एमीन लिखा जाता है। NO को नाइट्रोसिल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहा जाता है। यदि जटिल आयन में एक ही प्रकार के लिगेंड की संख्या एक से अधिक हो तो उनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उनके नाम के पूर्व 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक लिगेंड में इन्हीं संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके साधारण नामों में ही इन नामों का उपयोग किया जाता है। इसलिए अगर कार्बनिक लिगेंड की संख्या 2 है तो उसे बिस से, 3 के लिए ट्रिस से तथा 4 के लिए टेट्राटिस आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे COCl2En होल ट्वाइस प्लस आयन में 2 क्लोरिडो तथा 2 एथेन 1,2 डायमीन लिगेंड जुड़े हैं। अतः इसका नाम निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। 2 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डाई का, इसलिए डाई क्लोरिडो। अब यहां क्लोरिडो पहले क्यों आया? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, क्योंकि इसका स्पेलिंग सी से स्टार्ट होगी जबकि एथेन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, इसलिए क्लोरिडो को पहले लिखा गया और उसकी संख्या को उसके आगे। डाई क्लोरिडो, और ये कार्बनिक लिगेंड है, इसके नाम में डाई पहले से ही प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए डाई तो लिख नहीं सकते, तो डाई के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? बिस का प्रयोग करते हैं। तो बिस एथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट, जो कि इसकी केंद्रीय धातु है तथा इस धातु के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में कोबाल्ट 3 लिखी गई। केंद्रीय धातु आयन का नामकरण इस आधार पर किया जाता है कि यदि जटिल आयन धन आयन है तो केंद्रीय धातु का नाम वही लिखा जाता है जो उस तत्व का नाम है। यदि जटिल आयन ऋण आयन है तो धातु के नाम के अंत में एट अर्थात ATE जोड़ दिया जाता है। जैसे कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट हो जाएगा, क्रोमियम के लिए क्रोमेट हो जाएगा। कुछ धातुओं के साधारण नाम में एट ना जोड़ करके उनके लैटिन भाषा के नाम में एट जोड़ा जाता है। जैसे Fe का लैटिन नाम फेरम होता है, अतः यह फेरेट। कॉपर को क्यूप्रेट, सिल्वर को अर्जेंटेट तथा गोल्ड को ऑरेट लिखा जाता है। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से यौगिकों के IUPAC नाम लिखने का प्रयास करेंगे।
CONH3 होल 5 CO3Cl। सबसे पहले हमें धन आयन का नाम लिखना है और धन आयन हमारा कौन सा है? CONH3 होल 5 CO3, जो कि एक जटिल आयन है। जटिल आयन के नामकरण में सबसे पहले केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंड का नाम किस क्रम में लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। और यहां कोबाल्ट के साथ एमीन तथा कार्बोनेटो दो लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो दोनों में से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले किसका नाम आएगा? एमीन का नाम आएगा और कार्बोनेटो का नाम बाद में लिखा जाएगा। और जब इस रूप में हम इसका नाम लिखते हैं तो एमीन के अणुओं की संख्या कितनी है? 5, तो इसके आगे हमें पेंटा लगाना पड़ेगा तथा कार्बोनेटो का एक ही अणु है, इसलिए उसके नाम के आगे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इस क्रम में इसका नाम लिखने पर नाम होगा 5 के लिए पेंटा, एमीन और दूसरा लिगेंड कौन सा है? कार्बोनेटो। नाम होगा पेंटा एमीन कार्बोनेटो। इसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। चूंकि इस यौगिक में जटिल आयन धन आयन है, अतः केंद्रीय धातु का नाम वही होगा जो उस तत्व का नाम है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या को नाम के आगे छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3। इसके बाद ऋण आयन का नाम लिखा जाएगा और इस यौगिक में ऋण आयन क्लोराइड है, अतः इस जटिल आयन के नाम के अंत में ऋण आयन का नाम जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, जो कि इस यौगिक का IUPAC नाम है। आज के इस व्याख्यान में हमने उपसह संयोजन यौगिकों का वर्गीकरण, उपसह संयोजन यौगिकों के सूत्रीकरण या सूत्र लिखने तथा एक केंद्र की उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण का अध्ययन किया। गृह कार्य है, निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। CONH3 होल 6 Cl3, K2 PDCl4, CONH3 होल 5 Cl Cl2। निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। दूसरा है पोटेशियम टेट्रा साइनिडो निकलेट 2, ट्रेस एथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। आज हमने कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उपसह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उपसह संयोजन यौगिकों का वर्गीकरण, सूत्रीकरण तथा नामकरण भाग 3/5 का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उपसह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण संयोजकता बंध सिद्धांत VBT भाग 4/5 का अध्ययन करेंगे। आप अगले भाग को समझने के लिए आज पढ़ाए गए भाग तथा अगले भाग में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यांश को अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़कर और समझकर आएंगे। धन्यवाद।